नमस्कार। भारत के लेबर लॉज में ना एक बहुत बड़ा फेरबदल हुआ है। दशकों पुराने कई अलग अलग कानूनों को मिलाकर अब नए कोड्स बना दिए गए हैं। आज हम इनमें से एक सबसे जरूरी कोड यानी इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020 को समझने की कोशिश करेंगे। ये वो कोड है जो सीधे सीधे कंपनियों और करोड़ों कर्मचारियों के काम करने के तरीकों को बदलता है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर इसमें है क्या। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये नया कोड किन पुराने कानूनों की जगह ले रहा है। फिर हम कुछ नई परिभाषाओं को समझेंगे, क्योंकि यही तय करती हैं कि कौन इसके दायरे में आता है और कौन नहीं। इसके बाद हम झगड़ों को सुलझाने के नए सिस्टम, छटनी और हड़ताल से जुड़े सबसे अहम नियमों पर नजर डालेंगे और आखिर में देखेंगे कि ट्रेड यूनियनों के लिए क्या बदला है। तो सबसे पहली और सबसे बुनियादी बात, ये नया कोड कोई आसमान से नहीं टपका है। इसने तीन बहुत पुराने और महत्वपूर्ण कानूनों को एक साथ मिला दिया है। पहला है ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, दूसरा इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1946 और तीसरा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947। इन तीनों को अब इस एक कोड में समेट दिया गया है। मकसद कानूनों को आसान बनाना। लेकिन क्या ये वाकई में हुआ है? चलिए आगे देखते हैं। अब आते हैं पहले बड़े बदलाव पर, परिभाषाएं। देखिए, किसी भी कानून में ना परिभाषाएं उसकी नींव होती हैं। यही वो शब्द हैं जो तय करते हैं कि कानून किस पर लागू होगा और किस पर नहीं। और इस कोड ने इंडस्ट्री और एम्प्लॉय दोनों की परिभाषा को बदल दिया है। तो अब इंडस्ट्री का मतलब क्या है? नई परिभाषा के हिसाब से ये कोई भी सिस्टमैटिक एक्टिविटी है जहां मालिक और कर्मचारी मिलकर कोई सामान बनाते हैं या कोई सर्विस देते हैं। और मजे की बात यह है कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसमें पैसा लगा है या नहीं, या वो मुनाफे के लिए है या नहीं। इसने तो परिभाषा का दायरा काफी बढ़ा दिया है ना? अच्छा, तो ये तो हो गया कि क्या-क्या इंडस्ट्री है। लेकिन ये जानना भी उतना ही जरूरी है कि क्या इंडस्ट्री नहीं है। तो इस लिस्ट से चैरिटेबल यानी धर्मार्थ संस्थाओं को, घरेलू सेवाओं को और ऐसी किसी भी एक्टिविटी को जिसे केंद्र सरकार नोटिफाई करके बाहर कर दे, उन्हें बाहर रखा गया है। इससे तस्वीर थोड़ी और साफ हो जाती है। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनके लिए ये कानून बना है। पहले के कानूनों में वर्कमैन शब्द इस्तेमाल होता था, जिसे अब एम्प्लॉय कर दिया गया है। और ये सिर्फ नाम का बदलाव नहीं है, इसका असर बहुत गहरा है। नई परिभाषा का दायरा बड़ा है और इसमें अब वो सुपरवाइजर भी शामिल हैं जो महीने के 18,000 रुपये तक कमाते हैं। इसका सीधा मतलब है कि अब ज्यादा लोगों को इस कानून के तहत सुरक्षा मिलेगी। चलिए अब एक बहुत ही जरूरी मुद्दे पर आते हैं। अगर मालिक और कर्मचारी के बीच कोई झगड़ा हो जाए, कोई विवाद हो जाए, तो उसे सुलझाने का नया तरीका क्या है? सरकार का कहना है कि लक्ष्य है एक तेज और सिंपल प्रोसेस। सबसे बड़ा कदम, कई पुरानी संस्थाओं को आप कह सकते हैं रिटायर कर दिया गया है। सुलह बोर्ड, लेबर कोर्ट और इंडस्ट्रियल इंक्वायरी कोर्ट, ये सब अब खत्म। मकसद ये है कि जो देरी होती थी, जो प्रोसेस का दोहराव होता था, उसे खत्म किया जाए। तो फिर इनकी जगह आया क्या है? नया सिस्टम एकदम सीधा साधा है। 3 स्टेप का प्रोसेस। पहला स्टेप है ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी, जो हर उस जगह पे बनाना जरूरी है जहां 20 से ज्यादा कर्मचारी हैं। अगर यहां बात नहीं बनी तो मामला जाएगा सुलह अधिकारी के पास। और आखिरी पड़ाव होगा इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल। और ये जो नया इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल है ना, इसमें भी एक ट्विस्ट है। अब इसमें एक की जगह 2 सदस्य होंगे, एक जुडिशियल सदस्य और एक एडमिनिस्ट्रेटिव सदस्य। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों? आइडिया ये है कि जब कानूनी और प्रैक्टिकल दोनों तरह के दिमाग साथ काम करेंगे तो फैसले जल्दी होंगे और बेहतर भी। अब हम आते हैं उन बदलावों पर जिनका असर शायद सबसे ज्यादा महसूस होगा, यानी नौकरी, छटनी और हड़ताल से जुड़े नियम। ये वो हिस्सा है जिस पर सबसे ज्यादा बहस हुई है। ये एक बहुत बहुत बड़ा बदलाव है। पहले क्या होता था? हड़ताल या तालाबंदी से पहले नोटिस देना सिर्फ कुछ जरूरी सेवाओं जैसे बिजली, पानी के लिए ही जरूरी था। लेकिन अब ये नियम हर तरह की इंडस्ट्री पर, हर प्रतिष्ठान पर लागू होगा। अब इस नंबर पर जरा गौर कीजिए, 300। जी हां, 300। ये इस कोड का शायद सबसे ज्यादा चर्चित और कुछ लोगों के लिए विवादास्पद बदलाव है। पहले जिन कंपनियों में 100 या उससे ज्यादा कर्मचारी होते थे, उन्हें छटनी या कंपनी बंद करने के लिए सरकार की परमिशन लेनी पड़ती थी। अब इस लिमिट को बढ़ाकर 300 कर दिया गया है। मतलब अब 300 से कम कर्मचारियों वाली कंपनियों को सरकारी इजाजत की जरूरत नहीं होगी। तो छटनी के नियमों को आसान बनाने के साथ साथ एक सुरक्षा कवच भी जोड़ा गया है। इसका नाम है रीस्किलिंग फंड।
इसका सीधा सा मकसद यह है कि जिन कर्मचारियों की नौकरी चली गई है, उन्हें नई स्किल्स सीखने में मदद की जाए ताकि उन्हें दोबारा नौकरी मिल सके। सवाल ये है कि इस फंड में पैसा आएगा कहाँ से? तो देखिए, जिस कर्मचारी को निकाला जा रहा है, उसकी कंपनी को उस कर्मचारी की आखिरी 15 दिन की सैलरी के बराबर का पैसा इस फंड में डालना होगा। इसके अलावा सरकार भी दूसरे तरीकों से इसमें योगदान दे सकती है। चलिए, अब इस पूरी चर्चा के आखिरी हिस्से पर चलते हैं और देखते हैं कि ट्रेड यूनियनों की मान्यता और मैनेजमेंट से बातचीत करने की उनकी ताकत पर इस कोड का क्या असर पड़ा है। इस कोड में पहली बार एक एकल वार्ताकार यूनियन यानी सोल नेगोशिएटिंग यूनियन को मान्यता देने का साफ साफ नियम बनाया गया है। मतलब मैनेजमेंट से बात करने के लिए कौन सी एक यूनियन टेबल पर बैठेगी, नियम सीधा है। जिस यूनियन को कंपनी के 51% या उससे ज़्यादा कर्मचारियों का सपोर्ट हासिल होगा, वही एकमात्र नेगोशिएटिंग यूनियन होगी। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है। अक्सर ऐसा होता है कि किसी एक यूनियन को इतना बड़ा बहुमत नहीं मिलता। तो अगर किसी भी यूनियन को 51% का ये जादुई आंकड़ा न मिले तो क्या होगा तब? क्या कोई बात ही नहीं होगी? नहीं, इसका भी एक हल निकाला गया है। ऐसी सिचुएशन में बनेगी एक वार्ता परिषद या नेगोशिएटिंग काउंसिल। ये एक नया और काफी प्रैक्टिकल तरीका है जिससे ये पक्का किया जा सके कि कर्मचारियों की आवाज सुनी जाए। तो ये काउंसिल काम कैसे करेगी? इसमें उन सभी यूनियनों के नुमाइंदे होंगे जिन्हें कम से कम 20% कर्मचारियों का सपोर्ट हासिल है। ये एक तरह से सबको साथ लेकर चलने की कोशिश है, ताकि अगर किसी एक यूनियन के पास बहुमत न भी हो, तब भी जिन यूनियनों का अच्छा खासा जनाधार है, उनकी बात सुनी जाए। तो कुल मिलाकर देखें तो इस कोड का मकसद क्या है? कानूनों को सरल बनाना, कंपनियों को थोड़ी और फ्लेक्सिबिलिटी देना और यूनियनों के लिए बातचीत का एक स्ट्रक्चर बनाना। इसमें कोई शक नहीं कि यह संहिता भारत में इंडस्ट्री और कर्मचारियों के रिश्तों की पूरी तस्वीर बदलने की ताकत रखती है। और यहीं पे हम एक बड़े सवाल पर आके रुकते हैं। एक तरफ है बिजनेस करने में आसानी और दूसरी तरफ है कर्मचारियों के हक और उनका कल्याण। सवाल यह है कि क्या ये नए कानून इन दोनों के बीच वो सही, वो नाजुक संतुलन बना पाएंगे? इसका जवाब तो खैर वक्त ही देगा।